हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम। और आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये सेशन रिकॉर्डेड मैनर में आपके सामने रहेगा ड्यू टू आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, और इसीलिए ये सेशन ऑलरेडी कल रात को ही रिकॉर्ड करके आपके सामने अभी फिलहाल रखा गया है ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो पीआईबी की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सारी अपडेट मैंने यहां पे कवर कर ली है। बस न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हम यूजुअली हमारे सेशन में डिस्कस करते हैं वो आर्टिकल मैं अलग से आपके लिए रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगा, ताकि या फिर नेक्स्ट सेशन में हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो अपडेट्स जरूर हम यहां पे आपके लिए कवर करेंगे। दोस्तों, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा हमारे बाकी दोस्तों के साथ। शायद लाइव में सेशन ना दिखे तो वो उन्हें लग सकता है कि सेशन नहीं चल रहा होगा, तो ये रिकॉर्डेड मैनर में आपके पास रहेगा। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहली बात करते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो आज हम लोग नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो 14 ऑफ दिसंबर को एवरी ईयर ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, एग्जैक्टली ये डे हम किस ऑब्जेक्टिव के साथ मनाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने यहां पे मेंशन किया है। बट बिफोर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, मुझे एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हमारे देश के पावर मिनिस्टर कौन है, किसके पास देश की पावर मिनिस्ट्री आती है। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। दोस्तों देखिए, यहां पे मेंशन किया गया द रेजिंग अवेयरनेस, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन every fact of the life, then promoting efficiency, reducing wastage and fostering responsibility। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए गए। सबसे पहले अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। लाइफ की बात हमेशा मोदी जी कहते हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, तो एनर्जी कंजर्वेशन उसी एंगल में वर्क करेगा। देन प्रमोटिंग एफिशिएंसी, हम कई बार बात करते हैं कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इक्विपमेंट्स यूज कीजिए जहां पे एनर्जी कंजर्वेशन जितना ज्यादा हो सके उतना बेटर होगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हमारे पास है, उसी की बात यहां पे भी की जाएगी। देन रेड्यूसिंग ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज कम जितना किया जाए, स्पेशली एनर्जी वेस्टेज, है ना। जैसे हम बात करते हैं कि अगर रूम का यूज नहीं हो रहा होगा तो लाइट्स बंद कर दीजिए, फैन एसी बंद कर दीजिए, ये सारी चीजें रिड्यूसिंग वेस्टेज के अंदर आएगी। और लास्ट टाइम दैट इज कॉल्ड एज अ फॉस्टरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हर किसी को। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि एनर्जी कंजर्वेशन केवल गवर्नमेंट का काम होता है। जब तक कॉमन लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे शायद गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो यही फैक्टर्स यहां पे मेंशन किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये डे हम लोग क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो अभी मैंने बात की थी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की, इसी को 1991 में क्रिएट किया गया था। तो उसी के एंगल में ये डे यहां पे आपके सामने ऑब्जर्वेंस के तौर पे रखा गया। तो 1991 का बैकग्राउंड है और तभी से हमने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की शुरुआत की थी। अब गवर्नमेंट ने एक और इंफॉर्मेशन शेयर की और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स हमारे पास है। तो पहला है परफॉर्म अचीव ट्रेड नाम की स्कीम हमारे पास है। सो एनर्जी reduce energy usage in energy intensive industry, तो 55,000 करोड़ एनुअली हम लोग सेव करते हैं और 110 मिलियन टन ऑफ CO2 एमिशन को भी हम अवॉइड करते हैं। तो ये पहला फैक्टर है जो गवर्नमेंट कर रही है। परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड नाम की स्कीम है, ये गवर्नमेंट ने प्लान की हुई है। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इक्विपमेंट्स है, उनका 5 स्टार, आपने देखा होगा 5 स्टार अगर होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन काफी ज्यादा हो जाता है, एनर्जी CO2 एमिशन काफी कम हो जाता है। तो वही फैक्टर, तो यहां पे 38 अप्लायंसेस है जिसमें 16 मैंडेटरी है और 22 वॉलंटरी कैटेगरी में, मींस 16 अप्लायंसेस के अंदर मैंडेटरी तौर पे आपको वो रेटिंग दिखानी पड़ेगी। देन गो इलेक्ट्रिक, 2021 में हमने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन लॉन्च किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एज वेल एज इलेक्ट्रिक कुकिंग एंगल में। देन ईवी यात्रा वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप 2022 में लॉन्च किया गया ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए। तो इस पोर्टल के थ्रू कहां कहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है उसकी जानकारी मिल जाती है। एक्सक्यूज मी। देन उजाला स्कीम, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज, ये भी हमारे पास है और इसके अंदर हम लोग यूजुअली बात करते हैं कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। एलईडी बल्ब्स जो है वो लगाए जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन और बढ़ जाएगा। ये स्कीम तो इंटरनेशनली बड़ी फेमस हुई, इंडोनेशिया मलेशिया जैसे कंट्रीज ने भी इसे इंप्लीमेंट किया। तो आप देख सकते हो 36.87 करोड़ यहां पे एलईडी बल्ब्स सेल किए गए
प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने 382 करोड़ एलईडी बल्ब्स को सेल किया। सो यू कैन सी ओवर हियर कितना सेविंग यहां पे हुआ है और कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी यहां पे रिड्यूस किया गया। देन स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, ये जो उन्नत ज्योतिबा अफोर्डेबल एलईडीज है, उसी के साथ इसको भी लॉन्च किया गया था। जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स है वो भी एलईडी के तौर पे कन्वर्ट किए गए, उसको चेंज किया गया। यही फैक्टर्स है। सो ये डे है, डे के साथ गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स मेंशन कर दिए ताकि हमारी पढ़ाई थोड़ी सी क्लियर हो जाए, थोड़ी सी इजी हो जाए। चलो तो शुरू करते हैं सेशन को। ये था इंपॉर्टेंट डे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हमारा दिसंबर डिस्काउंट धमाका सेल चल रहा है और ये सेल अभी बस सैटरडे हमारा लास्ट डे इस सेल का। तो इस सेल के अंदर आपको बड़ा 90% तक का ऑफ मिलेगा। यू जस्ट नीड टू यूज दिस कूपन कोड। ये कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, PUSHPAK। बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक 1299 के अंदर मिल जाएगा। बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम फाउंडेशन 799 के अंदर है। SBI PO न्यू इंडिया एश्योरेंस एज वेल एज क्लर्क। अगर आपको आने वाली कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए या इवन नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, तो ये सुपर पैक आपके पास अवेलेबल है। 6 मंथ्स की कॉस्ट ऑब्वियसली इससे कम रहेगी। 1 ईयर का ये टोटल कॉस्टिंग है, जहां पे 4 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। और ये कूपन कोड यूज करने के बाद ये डिस्काउंट आपके पास अवेलेबल होगा, जिससे आप मिस मत कीजिए। और ऑलरेडी अगर आपने एनरोल किया होगा तो अपने दोस्तों को जरूर रेफर कर दीजिएगा। चलो तो देखते हैं, सबसे पहली न्यूज और पहली न्यूज है PM टू चेयर 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन दिल्ली 14th एंड 15th ऑफ दिसंबर। नाउ चीफ सेक्रेटरी क्या होते हैं? हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो सबसे हाईएस्ट IAS ऑफिसर की पोस्ट होती है उसे चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास कैबिनेट सेक्रेटरी नाम की पोस्ट होती है। कैबिनेट सेक्रेटरी, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पे कौन काम कर रहा है आज की डेट में। तो पूरे देश में हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द IAS ऑफिसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी। स्टेट के अंदर हाईएस्ट पोजीशन इज द चीफ सेक्रेटरी। तो 2022 में पहली बार मोदी जी ने देश के सारे चीफ सेक्रेटरीज का एक मीटिंग रखा था, तो पहली मीटिंग थी। 2023 में बैक टू बैक 2 मीटिंग हुई और ये 4th मीटिंग है। तो 4th मीटिंग को अभी ऑर्गेनाइज किया गया है। लास्ट ईयर दिसंबर में एक मीटिंग थी और जैन में दूसरी मीटिंग रखी गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये भी एक फैक्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। सो ध्यान रखिए, इस मीटिंग के अंदर बेसिकली हर स्टेट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन का मतलब कई बार होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कहती है, स्टेट उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाती, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उस रिलेशन को स्मूथ करना। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हमारे देश में स्टेट के पास अपने अधिकार होते हैं और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर अगर सब मिलजुल के डेवलपमेंट करे देश का तो काफी सस्टेनेबल और बेटर डेवलपमेंट होगा। तो इसी फोकस को ध्यान में रखते हुए मिनिस्टर्स को नहीं बुला रहे, CMs को नहीं बुला रहे, चीफ सेक्रेटरीज को बुला रहे, क्योंकि फाइनली ग्राउंड लेवल पे तो वही काम करने वाले हैं। तो इसीलिए उनसे ये बातचीत की जा रही है। अच्छा एक इनिशिएटिव है और होना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा रियलिटी और प्रॉब्लम्स भी यहां पे समझ में आते हैं। अब इस बार का थीम देखिए, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, लेवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये इस बार का थीम रखा गया है, बहुत जरूरी है। यहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग की बात हो रही है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि आपके देश का पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में आता है। इंडिया इज हैविंग द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो अगर इस पॉपुलेशन को सही से स्किल मिल गया तो एम्प्लॉयबिलिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी हमने फोकस किया, तो यही फैक्टर यहां पे लिखा गया है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था 2022 में पहली बार इसे धर्मशाला में ऑर्गेनाइज किया गया जून मंथ में। 2023 में 2 कॉन्फ्रेंस रखी गई, सेकंड एंड थर्ड। एक दोनों दिल्ली में ही थी, एक जैन में हुई और एक्चुअली एक दिसंबर में हुई और बाद में एक जैन में हुई, थोड़ा सा मंथ ऊपर नीचे हो गए, तो ये भी फैक्टर है। और ये अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है जो इस मंथ, इस साल के एंड में रखा गया। तो 4th कॉन्फ्रेंस हमारे पास है। अब ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, रूरल नॉन फार्म सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, ये मेजर फैक्टर्स की फोकस एरियाज रखे गए। देन स्पेशल सेशन भी रखा गया विकसित भारत के एंगल में, मिशन कर्मयोगी, बिकॉज ये तो IAS ऑफिसर्स के लिए ही फोकस किया गया है, बाकी भी ऑफिसर्स आते हैं पर वो मेजरली फोकस रखा जाएगा। तो ये भी सारी चीजें यहां पे डिस्कस की गई है। दैट विल बी इनफ, इतना इनफ रहेगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन स्टेट एंड यूटीज में जो सबसे बड़े IAS ऑफिसर्स होते हैं उसको यूजुअली हम चीफ सेक्रेटरीज कहते हैं। तो हर स्टेट और यूटी के ऑफिसर्स को यहां पे बुलाया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा हमारे देश के हर स्टेट के जो पुलिस
अधीक्षक है, जो जो मेन पुलिस ऑफिसर्स है, उनका मीटिंग रखा गया था। जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि हर स्टेट के हाईएस्ट आईपीएस ऑफिसर का मीटिंग कौन से शहर में रखा गया था। जल्दी से उसका आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा। उसको ऑब्वियसली होम मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था, पर मोदी साहब भी वहां पे प्रेजेंट थे, तो उन्हीं के साथ द्वारा उसे इनॉग्रेट भी किया गया था। तो एक बार जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। हम आगे बढ़ते। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में गवर्नमेंट ने अपडेट किया है, स्टेटस दिया हुआ है। तो हमारे पास मिनिस्ट्री फिशरीज की मिनिस्ट्री, एक बार मिनिस्टर साहब का नाम भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। 2020-21 के बजट में इस पॉलिसी को अनाउंस किया गया था और पॉलिसी 24-25 के हिसाब से बनाई गई थी, 5 साल के हिसाब से। पूरा 5 साल का बजट 20,050 करोड़ का बजट है कि ये अप्रूव किया गया था। टोटल कॉस्ट, उसमें सेंटर का शेयर कितना रहेगा ये भी मेंशन किया गया था, और बाकी जो है वो स्टेट के थ्रू प्रेजेंट होगा, ये भी गवर्नमेंट ने यहां पे क्लियरली मेंशन किया था। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि 70 लाख मेट्रिक टन बाय 24-25 ये हमारा फिश प्रोडक्शन होना चाहिए। इसके अलावा 3 टन्स टू 5 टन्स पर हेक्टर हमारा एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। देन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है उसे 25% से 10% पे रिड्यूस करना है। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है फिशिंग करने के बाद अगर टाइम पे नहीं बिका या उसे सही से हमने कंजर्व नहीं किया तो खराब हो जाता है, तो लॉसेस हमें रिड्यूस करने थे। 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी थी, और जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट हमें 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हमने मेंशन किए थे, ये कुछ पॉइंटर्स यहां पे लिखे गए थे ऑब्जेक्टिव के तौर पे। अब देखते हैं अचीवमेंट क्या हुआ, क्योंकि अभी भी हमारे पास फाइनेंशियल ईयर के कुछ दिन बचे हुए, तो अभी तक अचीव हमने क्या किया है। सो फिश प्रोडक्शन हमारा इंप्रूव हो गया है, 175.45 लाख टन तक हमारा गया 2022-23 के हिसाब से। देन एम्प्लॉयबिलिटी हमने 58 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए। एक्सपोर्ट की बात करें तो 60,524.89 करोड़ का एक्सपोर्ट हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। देन पर कैपिटा फिश कंजम्पशन ये 12 to 13 केजी पे ऑलरेडी जा चुका है। एक्वाकल्चर 4.7 टन पर हेक्टर हो चुके हैं, और जो लॉसेस है वो भी 10 to 15% पे आ गए। तो ऑलमोस्ट वी अचीव्ड द टारगेट, ऑलमोस्ट। अभी भी कुछ दिन बचे हैं, और ये नंबर वैसे भी 22-23 तक का दिया हुआ है कि टोटल नंबर अभी तक हमारे इस साल के जो इस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉपर नंबर आए नहीं अभी तक के। तो जो नंबर्स है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक ही है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके नंबर्स नहीं है। फिर भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए है। सो काफी सक्सेसफुल हमारी पॉलिसी रही है। ऑब्वियसली इसे और एक्सटेंड किया जाएगा नए एम के साथ, तो फेब में देखेंगे निर्मला जी बजट में क्या मेंशन करती है, तो यही फैक्टर यहां पे लिखा गया है। नाउ क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेज, ये भी एक कंसेप्ट हमारे पास है। सो 100 कोस्टल विलेजेस फ्रॉम द क्लाइमेट रेजिलियंस, इसके ऊपर भी काम करना है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से कोस्टल एरियाज को रेजिलिएंट करना है। देखिए क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इंपैक्ट ना कोस्टल एरियाज पे होता है, क्योंकि अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर हीट वेव्स बढ़ रही, तो ऑब्वियसली जो वाटर का लेवल है वो भी इंक्रीज होगा, और उससे कोस्टल एरिया पे काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रिएट करना जरूरी है। तो याद रखना 100 कोस्टल विलेजेस का टारगेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है, तो ये हमारे लिए इनफ रहेगा। तो ये थी 2 बड़ी न्यूज हमारे पीआईबी से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। पीआईबी की और भी न्यूज देखेंगे, पर उससे पहले 2 सिंपल सी न्यूज कवर कर लेते हैं। ICICI Bank partners with the Commonwealth Bank of Australia to boost Indo-Australia business corridor। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन बड़ा अमेजिंग सा रिलेशन है। एवरी मंथ ऑलमोस्ट, मैं तो कहूंगा कि हर 15 दिन के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया की न्यूज आई जाती है। कभी डिफेंस एक्सरसाइज की, कभी ट्रेड की, कभी एंथोनी अल्बनेजी साहब क्रिकेटर्स को मिल लेते हैं, कभी क्रिटिकल मिनरल्स, कभी रिसाइकलिंग की बात होती है। इस बार आईसीआईसीआई जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनका कॉमनवेल्थ बैंक जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बैंक है, उनके साथ टाई अप हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस कॉरिडोर। तो वहां से भी कुछ बिजनेसेस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन बिजनेसेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो ट्रांजैक्शन पर्पसेस है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, यह एग्रीमेंट यहां पे साइन हुआ है। The collaboration aims to foster deeper economic ties with the two nations by exploring several initiatives including corporate institutional customers to opportunity invest in each other country। So ये मेजर फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो वही है, बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा उन्हें प्रमोट करने के लिए ये एग्रीमेंट हुए। एंथोनी अल्बनेजी साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इनकी करेंसी है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इनकी सेंट्रल बैंक है, जस्ट लाइक अवर आरबीआई। तो ये भी एक फैक्टर रहेगा।
नेक्स्ट न्यूज बड़ा सिंपल है। यूनिवर्सल सॉम्पो नाम की हमारी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, मुंबई में इसका ऑफिस है। इन्होंने क्राई नाम की एक एनजीओ के साथ टाई अप किया। क्राई का फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू नाम का एक एनजीओ है, इनके साथ इनके टाई अप हुए टू एम्पावर एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इन आंध्रा। आंध्र प्रदेश के हिसाब से इनका एग्रीमेंट हुआ है। सो यूनिवर्सल सॉम्पो इज ए जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इनका क्राई नाम के एनजीओ के साथ टाई अप हुआ। यहां पे सीएसआर हो रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, और जिसके तहत ये दोनों मिलके आंध्रा के मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए काम करेंगे, उनके लिए वर्क किया जाएगा। क्राई का फुल फॉर्म याद रखना, बड़ी फेमस एनजीओ है। तो नियर अबाउट 114 स्टूडेंट्स एंड 82 फैमिलीज को यहां टारगेट किया जाएगा, और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो 10th एंड 12th स्टैंडर्ड्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। उनकी जो ट्यूशन सेंटर्स है, ट्यूशन फीस है, उसकी जिम्मेदारी यहां पे उठाई जाएगी। स्पेशली फोकसिंग ऑन मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब्जेक्ट वाइज भी यहां पे फोकस किया गया है। सो 10th एंड 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स में सक्सेस मिले, इसी पर्पस के लिए यह एग्रीमेंट हुआ है। अगेन ओनली आंध्र प्रदेश मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स, 114 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। यूनिवर्सल सैम्पो की बात करें तो यूनिवर्सल सैम्पो ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इस कंपनी में इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, देन डाबर के ये कंपनी आपको पता होगी, इसके अलावा जापानीज सैम्पो इंश्योरेंस कंपनी, इन सब ने मिलकर इसे बनाया। तो 3 बैंक है, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, कर्नाटका बैंक, देन एक डाबर जो बड़ी फेमस कंपनी, उनका इन्वेस्टमेंट है, और साथ में जापानीज सैम्पो। सो ये बेसिकली एफडीआई बेस्ड कंपनी, यूनिवर्सल एंड सैम्पो मिलके यूनिवर्सल सैम्पो क्रिएट हुआ है। तो जापानीज इन्वेस्टमेंट भी यहां पे है। सो दे आर फोकसिंग ऑन दिस सीएसआर प्रोजेक्ट। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा न्यूज है। 1924 में कोलकाता एयरपोर्ट क्रिएट किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे नाम दिया गया है। सो 1924, अब ये 2024 आ गया। 100 सेंटेनरी, 100 साल पूरे हो गए इस एयरपोर्ट को, और इस 100 साल का सेलिब्रेशन अभी होने वाला है। तो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू साहब ने उसका एक लोगो लॉन्च किया इस सेलिब्रेशन का। अभी फिलहाल तो न्यूज में इतना कुछ नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ लोगो लॉन्च किया है। सेलिब्रेशन ये हमारे अभी स्टार्ट होने वाले, सेलिब्रेशन की शुरुआत होने वाली है। तो 100 ईयर्स पूरे हो गए इस एयरपोर्ट को। ऑब्वियसली हमारे देश की एक टाइम पे राजधानी हुआ करती थी कि उसके बाद हमारे सारे फ्रीडम स्ट्रगल वहां से स्टार्ट हुए। इवन आरबीआई भी सबसे पहले वहीं पे क्रिएट हुआ 1935 में। 37 में आरबीआई को मुंबई में शिफ्ट किया गया। सो बहुत बड़ी हिस्ट्री है कोलकाता की, और इसके एयरपोर्ट को 100 साल पूरे हुए। नेताजी के नाम पे इस एयरपोर्ट को रखा गया है, तो उसी के सेलिब्रेशन का लोगो यहां पे लॉन्च किया गया। सेलिब्रेशन अभी शुरू होने वाले, उसकी शुरुआत होने वाली है, उसके बारे में हम आने वाले समय में बिल्कुल बात करेंगे। अब इस पर्टिकुलर न्यूज में उड़ान पॉलिसी के ऊपर नायडू सर ने काफी बात की। उड़े देश का आम नागरिक, जल्दी से एक बार बताइए, उड़ान योजना कब लॉन्च की गई, और उड़ान के अंदर जो पहली फ्लाइट है ये कौन से 2 शहरों के बीच में थी? एक बार जल्दी से वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं। कमीशनिंग ऑफ निर्देशक द सेकंड शिप ऑफ सर्वे वेसल प्रोजेक्ट ना, निर्देशक नाम का सर्वे शिप है जिसको अभी देश को समर्पित किया जाएगा। बहुत जल्दी इसका प्रोग्राम होने वाला है, तो उसी के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना। निर्देशक ये हमारी सेकंड सर्वे शिप है। पहली सर्वे शिप जो इसी साल के शुरुआत में देश को समर्पित की गई, उसका नाम है आईएनएस संध्यक। अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस भी किया था। तो आईएनएस संध्यक इसी साल के शुरुआत में देश को समर्पित किया गया विशाखापट्टनम के अंदर। अब निर्देशक जो है ये भी देश को समर्पित किया जाएगा बहुत जल्दी। ये दोनों शिप गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड नाम की जो कंपनी है कोलकाता बेस्ड, उस कंपनी ने इसे क्रिएट किया। 80% इस शिप का इंडिजिनियस प्रोडक्शन है, दोनों शिप का के, चाहे संध्यक हो चाहे फिर हमारा निर्देशक हो। 80% ये शिप इंडिया में ओरिजिन है, बाकी चीजें ऑब्वियसली बाहर कंट्री से लाई गई, उसमें ऐड की गई, पर 80% इंडियन प्रोडक्शन है। अगेन सर्वे शिप है, तो जिस तरीके से अलग अलग एरिया, जैसे यहां पे आप देख सकते हो कि नीचे कितना एरिया है, यहां पे माइनिंग कर सकते हैं क्या, तो इस सबको स्टडी करने के लिए ये है। साथ में सैटेलाइट के साथ भी जुड़ेगा। तो ये जो फोटो यहां पे, ये फोटो बहुत कुछ बता के जा रहा है। तो ये 2 शिप्स हमारे पास है। अगेन गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता बेस्ड कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करता है, तो उसी के एंगल में ये दोनों चीजें रहेगी। ओके, सो अभी तक कमीशन नहीं हुआ, कमीशन होने वाला है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 5,500 करोड़ के प्रयागराज के अंदर कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। प्रयागराज
आपको बताऊंगा महाकुंभ यहां पे शुरू होने वाला है नेक्स्ट ईयर से। तो इसी महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए 5,500 करोड़ के कुछ प्रोजेक्ट्स है जो मोदी साहब के द्वारा यहां पे लॉन्च किए गए। इसी प्रयागराज एरिया को जहां पे महाकुंभ होने वाला है उसे स्पेशल सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के तौर पे रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इसे सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और प्रयागराज में इसी 5,500 करोड़ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, बस मुझे कमेंट सेक्शन में इतना बता दीजिएगा कि यूपी के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है। ये नया डिस्ट्रिक्ट ऐड करने के बाद ये प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटेंड्स टू स्ट्रेंथन इट्स हाईवे पेट्रोल सर्विस विद द राजमार्ग साथी। अब ये नई आपको गाड़ियां दिख रही होगी, ये नई गाड़ियां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हमारे नेशनल हाईवेज को स्ट्रांग बनाने के लिए। क्या होता है, हाईवेज पे कभी एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो एआई बेस्ड सिस्टम को फॉलो करते हुए ये नई व्हीकल्स लॉन्च की गई है जो कम टाइम पे प्रॉब्लम वाली सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे, इश्यूज को सॉल्व करेंगे। तो राजमार्ग साथी इज द नेम ऑफ दिस व्हीकल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में बनाया गया। एसके यादव सर फिलहाल उसके हेड है, इंचार्ज है। अब देखते क्या सिनारियो है। एनहांस रोड सेफ्टी एंड स्ट्रेंथन द हाईवे पेट्रोलिंग, क्लोज कैबिन डिजाइन, डेडिकेटेड स्टोरेज स्पेस फॉर इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ यहां पे रहेगा कि क्विक एंड ऑर्गेनाइज एक्सेस टू द टूल्स। इसके अलावा यहां पे कहीं पे रस्तों पे क्रैक आ गई होगी, कहीं पे पाथ होल्स होंगे या कहीं पे पेडेस्ट्रियन का इशू होगा, रोड साइनेज नहीं होंगे, ये सब कुछ हैंडल करने के लिए। और ये जो व्हीकल है ये वीकली डेटा कलेक्ट करेगी, वीकली डेटा, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन पे उसे अपलोड किया जाएगा। अब these vehicles to be replaced after 3 लाख किलोमीटर रन और 3 years of operation। अब जो व्हीकल बनाई गई है ये व्हीकल 3 लाख किलोमीटर चली तो इसे रिप्लेस कर देंगे, या 3 साल चली तो रिप्लेस करेंगे। अब आप कहोगे सर 3 साल में 3 लाख किलोमीटर विल बी, क्योंकि आपको उस हाईवे पे कंटिन्यूस पेट्रोलिंग करनी है तो किलोमीटर तो हो जाएंगे, तो दो में से कोई भी चीज होगी तो उसे रिप्लेस किया जाएगा। ये भी फैक्टर मेंशन किया गया कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिप्लेस अगर यही सही तरीके से व्हीकल्स को यूज करेंगे और उसे रिप्लेस करते रहेंगे तो थोड़ा सा एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर मेंशन किया गया है। अब यहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज की जा रही है, जो एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, इसका भी यहां पे यूज किया जाएगा। जो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस में बहुत वक्त लगता था वो वक्त कम करने के लिए ये व्हीकल्स बनाई गई है, और जिसको नाम दिया गया, मैं वापस एक बार दिखा देता हूं, राजमार्ग साथी इज द नेम ऑफ दीज व्हीकल्स, जो बहुत जल्दी हमारी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको 1988 में गठित किया गया था, इसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, बाकी तो इनफ है यहां पे। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। जी हाँ, कुछ कम न्यूज है क्योंकि बाकी न्यूज ये मैं आपके सामने जो सेशन लाया वो थोड़ा रात में रिकॉर्ड करके डाला गया। ऑब्वियसली कुछ न्यूज है जिनको हम मॉर्निंग टाइम पे हमेशा अपडेट करते हैं, मैं खुद अपडेट करता हूं, तो वो सारी न्यूज मैं आपके साथ लाइव सेशन में लेके आऊंगा। तो ये था हमारा आज का सेशन के नोट्स, आपको ऑब्वियसली टेलीग्राम पे मिल जाएंगे बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ। जब आप सेशन देख रहे होंगे तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये सारे नोट्स मैं अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हमारा 9 बजे का आरबीआई का जो सेशन है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पे हम कुछ स्पीड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उस सेशन में भी ज्वाइन करना मत भूलेगा। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।